नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम पावर ग्रिड का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल एक इंजीनियर की नजर से। जरा सोचिए, एक तरफ कच्चा ईंधन जल रहा है और दूसरी तरफ आपके घर का स्विच ऑन करते ही बिजली आ जाती है। इस बीच आखिर क्या होता है? आज हम ऊष्मा यानी हीट से लेकर उस फाइनल इलेक्ट्रिकल आउटलेट तक की पूरी गणित और फिजिक्स को डिकोड करेंगे। ये हीट, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो बैलेंस है ना, ये किसी जादू से कम नहीं है। तो इस पूरी मैक्रो मशीन को समझने के लिए हमने इसे 4 अलग-अलग इंजीनियरिंग फेज में बांटा है। सबसे पहले ऊष्मा से ऊर्जा का चक्र, फिर ट्रांसफार्मर की इंजीनियरिंग, उसके बाद ग्रिड के आर पार लंबी दूरी का ट्रांसमिशन और आखिर में स्थानीय स्तर पर बिजली का वितरण। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं पहले हिस्से पर, ऊष्मा से ऊर्जा का चक्र। यहीं से ऊर्जा प्रक्रिया की असली शुरुआत होती है। इस पूरे पावर ग्रिड की उत्पत्ति दरअसल थर्मल प्लांट से होती है। बतौर इंजीनियर जब हम इस सिस्टम का मैप बनाते हैं ना, तो सबसे पहला और अहम सिद्धांत जो सामने आता है वो है रैंकाइन साइकिल या रैंकीन साइकिल। ये वाकई में एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। यही तय करता है कि उस कच्चे तपते हुए हीट सोर्स से हम काम की एनर्जी कैसे निकालेंगे। दुनिया भर के ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स इसी एक फॉर्मूले पर टिके हैं। अब जरा इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ध्यान दीजिए कि कैसे एनर्जी अपना रूप बदल रही है। सबसे पहले केमिकल फ्यूल जलाकर हीट पैदा की जाती है, फिर उस हीट से पानी को खौलती हुई भाप में बदला जाता है। इसके बाद ये हाई प्रेशर भाप टरबाइन को मैकेनिकली घुमाती है और फाइनली जनरेटर इस रोटेशन को पकड़कर उसे इलेक्ट्रिक करंट में बदल देता है। मतलब क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है ना? आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ट्रांसफार्मर की इंजीनियरिंग और मैग्नेटिक फ्लक्स पर हमारा कंट्रोल। तो अब हमारे पास बिजली तो आ गई, लेकिन सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज ये है कि इसे दूर दूर तक भेजा कैसे जाए। यहीं पर एंट्री होती है ट्रांसफार्मर की मैकेनिक्स की। अब जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स कभी भी एक दूसरे को फिजिकली टच नहीं करते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। होता यह है कि ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर के कोर में एक लगातार बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स पैदा करता है और फिर सेकेंडरी कॉइल इसी फ्लक्स को वापस करंट में कन्वर्ट कर देती है। बिना छुए एनर्जी ट्रांसफर, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब ग्रिड के जैसी डिमांड होती है, इंजीनियर उसी हिसाब से इन कॉइल्स पर तारों के घुमाव यानी टर्न्स की भौतिक संख्या सेट करते हैं। इसी सिंपल सी ट्रिक से हम स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते हैं ताकि वोल्टेज को बिल्कुल सटीकता से कंट्रोल किया जा सके। चलिए इस टर्न रेशियो के गणित को थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसकी प्राइमरी कॉइल में 120 वोल्ट पर 20 टर्न्स हैं और सेकेंडरी में 10 टर्न्स हैं। तो 10 को 20 से डिवाइड करें तो रेशियो आया 0.5, राइट? अब इस 0.5 को 120 वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आउटपुट एकदम परफेक्ट 60 वोल्ट्स पर आ गिरता है। यही वो सिंपल सा गणित है जो इस पूरे सिस्टम को सेफ और स्टेबल बनाए रखता है। अब आते हैं भाग 3 पर, ग्रिड के पार ट्रांसमिशन यानी हमारा हाई वोल्टेज हाईवे। आप वोल्टेज का गणित तो हम समझ गए, तो चलिए इस नई बिजली को प्लांट से निकालकर लंबे सफर पर भेजते हैं। ग्रिड के इस बड़े वाले मैप को देखिए। जनरेटिंग स्टेशन पर बिजली 11 किलोवोल्ट पर बनती है, लेकिन उसे तुरंत एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से गुजारकर सीधे 220 किलोवोल्ट के विशाल स्तर तक बढ़ा दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये बिजली बिना ज्यादा एनर्जी खोए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी आसानी से तय कर सके। इस प्राइमरी ट्रांसमिशन वाले फेज में बिजली जिन केबल से दौड़ती है उन्हें हम फीडर्स कहते हैं। यहाँ एक इंजीनियर के नज़रिए से सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इन लाइनों से बीच में कोई टैपिंग या कनेक्शन नहीं लिया जाता। क्यों? ताकि जनरेटिंग स्टेशन से लेकर सब स्टेशन तक की इस पूरी लंबी यात्रा में करंट बिल्कुल एक समान, बिना किसी रुकावट के बहता रहे। और अब आखिरी पड़ाव, भाग 4, स्थानीय स्तर पर बिजली का वितरण यानी सब स्टेशन से सीधे उपयोक्ता तक। अब उन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का काम हो गया। अब हमें उस पावर को वापस ऐसे लेवल पे लाना है जो हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सेफ हो। तो ये हाई वोल्टेज जब हमारे लोकल सबस्टेशन से टकराता है तो वहां बैठे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स अपना भारी भरकम काम शुरू करते हैं। ये एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं जो रीजनल प्रोडक्शन के खतरनाक वोल्टेज को लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के सेफ वोल्टेज में बदल देते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन के इस जाल को और करीब से देखें तो पता चलता है कि सिस्टम बहुत ही लॉजिकल तरीके से लोड को बांटता है। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हजारों वोल्ट की जरूरत होती है तो उन्हें वो डायरेक्ट सप्लाई कर दी जाती है, लेकिन हमारे और आपके घरों के लिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स उस पावर को एक आखिरी बार नीचे गिराते हैं, सीधे हमारे घरों के स्टैंडर्ड 120 या 240 वोल्ट के सेफ लेवल तक। और बिल्कुल आखिर में
ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ट्रैवल करती है। ये वो आखिरी कनेक्टिंग लिंक है, वो तार जो ग्रिड की उस विशाल दुनिया को सीधे आपके घर के मीटर से जोड़ता है। जरा सोच कर देखिए, वहां जलते हुए कोयले से लेकर आपके मीटर तक का ये पूरा सफर पूरी तरह से गणित और फिजिक्स के कड़े नियमों में बंधा हुआ है। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट के एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। फ्यूल जलाने से लेकर कॉइल्स के एकदम सटीक टर्न रेशियो और इस विशाल ग्रिड लेआउट को चलाने के लिए जिस बेमिसाल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, वो तो हमने देख ली। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आने वाले दशकों में रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड जैसी नई टेक्नोलॉजीज इस इतने बारीक और नाजुक मल्टी स्टेज बैलेंस को कैसे बदलेंगी? क्या हमारा ये वर्तमान ग्रिड फ्यूचर की एनर्जी डिमांड्स के लिए तैयार है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।